हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। लेकिन आप लोगों ने 15वें सेट पेपर में हमारी तबीयत खराब कर दी थी, है ना। इस वजह से हम आपके सेट पेपर नहीं ला पाए, लेकिन अब डेली से आपके सेट पेपर लाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से सभी लोग आ जाइए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, आवाज आ रही होगी बढ़िया से, लेकिन आवाज आ रही होगी सही, है ना। तो शेयर सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सभी लोग आ जाइए। ठीक है, आज जो है हम करवाने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA 2024 के लिए सेट पेपर नंबर 16। अभी तक 15 सेट पेपर हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो सभी लोग आ जाइए। आपकी डेली 8 बजे क्लास होती है ब्रह्मास्त्र वाली। कुछ समय या फिर कहें कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब डेली क्लास आपकी चलेगी। किसकी? आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज वाली। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा ताकि जुड़ जाए बच्चे जल्दी से। अब ठीक है हमारा स्वास्थ्य राहुल जी, अब ठीक है। गुड इवनिंग शांति देवी जी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, ब्रह्मास्त्र 16 को। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है या फिर कहें जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेट पेपर है, ये आपके लिए PDF फॉर्म में उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर और साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। visionagriacademy.in नाम से आपकी वेबसाइट है, वहां पर जाना है और बढ़िया से अपने जो है ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की जो PDF है उसको बाय कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? ब्रह्मास्त्र सीरीज की जो सेट पेपर उसको बाय कर लेना है। अभी तक जो है आपका जो सेट पेपर था पिछले कुछ दिनों में जो आपका 249 रुपीज का था, ठीक है, PDF, अब इसका प्राइस आपका बढ़ गया है। इसका कारण ये है थोड़े से टैक्सेस बढ़ गए हैं। सरकार से कहो टैक्सेस कम करे तो हम अपना प्राइस भी कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स बढ़ने के कारण आपका जो है 50 रुपए मात्र आपका प्राइस बढ़ाया गया है आपके सेट पेपर का। 60 सेट पेपर जिसमें आपको मिलेंगे, जिसमें 20 फुल लेंथ सेट रहेंगे, 40 टॉपिक वाइज रहेंगे और सारे के सारे प्रिंटेबल फॉर्म में रहेंगे और 60 क्वेश्चन जिसमें कृषि के, आप सॉरी 65 क्वेश्चन कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन किसके? यूपी जीके के रहने वाले इसके अंदर। ठीक है, प्राइस कितना है? 299 रुपए मात्र। 60 सेट पेपर इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ रहे अभी तक? थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं था सही, इस वजह से जो है आपका सेट पेपर नहीं आया। और आज हम आपके लिए लाए हैं जिसका आपको इंतजार था, बड़े दिनों से इंतजार था। किसका भैया? स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, है ना, संपूर्ण कृषि का, जिसमें आपको शस्य विज्ञान के अंदर आपका सीटेक सारी चीजें कवर करी जाएंगी। सारी फसलें हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मृदा विज्ञान, पूरा मृदा विज्ञान बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा आपके टीए के सिलेबस में, ये सारे नोट्स आपके टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका पूरा एग्रीकल्चर, ठीक है, आपके लिए पूरा प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, पशुपालन के साथ आपका सेरिकल्चर, एपीकल्चर और पोल्ट्री और फिशरीज, या फिर कहे आपका मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन और मछली पालन, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपको। कृषि प्रसार, उद्यान फसलें आपका फसल उत्पादन में आ जाएगा। और फिर आपकी पादप जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी और पादप प्रजनन की बुक है और आपकी कृषि अर्थशास्त्र, ये सारे नोट्स कंप्लीट एग्रीकल्चर के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मली आप यदि आप हमसे संपर्क करते हैं इस नंबर पर 7880497104 पर, इस नंबर पर कांटेक्ट करके अगर खरीदते हैं तो मात्र 1500 रुपए में लग पड़ेंगे, 1500 रुपए में। ठीक है, और यदि आप नीचे लिंक से खरीदोगे थोड़ा सा महंगा होगा क्योंकि थोड़ा सा आपको चार्ज लेना पड़ेगा। ठीक है,
सर उसमें दूसरे टेस्ट हैं या जो आप यूट्यूब पर चला रहे हैं, देखिए आपका जो सेट पेपर है उसमें पूरे वही हैं जो हम यूट्यूब पर चला रहे हैं, है ना, वही उसकी पीडीएफ है बस, ठीक। और साथ में साथ आपके लिए बढ़िया प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है। आपका टेस्ट सीरीज है जिसमें 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और आपके 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। प्राइस मात्र है 299 रुपए, ठीक। और साथ में साथ आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है विजन एग्री अकेडमी पर। तो आपको नीचे लिंक पर जाना है और वहां से आपको लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना, जिसका प्राइस 1299 है, जिसमें आपको V125 कोड लगाना है, जिसमें 25% डिस्काउंट हो जाएगा। लगभग 900 कुछ की पड़ेंगी ये सारी, ठीक है, जिसका आपका ऐप व लिंक का ऐप व वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा। आपके जो नोट्स हैं ये सारे के सारे आपके थ्योरेटिकल है, ये सारे के सारे कैसे थ्योरेटिकल, इनके लास्ट में एमसीक्यू ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या है थ्योरेटिकल नोट्स हैं। एक सब्जेक्ट लेना हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, ठीक है, उसका आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा जो भी होगा, ठीक है। और साथ में साथ देखो हमने प्रिंटेड में तो लॉन्च कर ही दिए हैं और आपके पीडीएफ में ई बुक्स भी आपके अवेलेबल है 499 में। आपकी जो ई बुक है इसमें आपका कंप्यूटर, यूपीजीके और आपका कृषि सारा कुछ मिलेगा, लेकिन प्रिंटेड में अभी आपका सारा जो उपलब्ध है वो सारा कृषि ही उपलब्ध है, तो कृषि के नोट्स ही आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारे जो है ऐप व वेबसाइट के बारे में। ये आपका विजन एग्री अकेडमी के नाम से आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस, ई लाइब्रेरी सारा कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके सेट पेपर को। ये थोड़ा सा प्रमोशन देखो जल्दी जल्दी हमने कर दिया है, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं इस बार, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि बच्चों आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 क्वेश्चन जो है आपका देखो, यदि मैं एक एक सेक्शन कराऊँ तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जब कराता हूँ ना तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसलिए तबीयत ना बिगड़े तो इसके लिए आपका जो है 100 क्वेश्चन आपको सीधा आंसर कराएंगे। राधे राधे लोकेश जी, राधे राधे सभी को, ठीक है, सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सभी लोग आ जाओ। आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर शुरू हो चुका है आज से, ठीक है। आज आपका जो है अक्टूबर का पहला दिन है और पहला आपका जो है 16वां सेट पेपर आपके लिए लेकर आ गए हैं। देखो व्यू ज्यादा नहीं आते, 1600-1700 व्यू आते हैं, इसमें क्या होगा भैया, आप लोगों को इतना शेयर करिए, कम से कम 2K 3K व्यू तो आए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। और जिन बच्चों को नोट्स के बारे में जानना है वो हम लास्ट में आपको सारे नोट्स दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के सेट पेपर का पहला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पके हुए बीजांड को क्या कहा जाता है? भ्रूण, पराग, बीज या अंडाशय। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पके हुए बीजांड को क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पके हुए बीजांड को क्या कहा जाता है? बताइए आंसर पहले का, ए, बी, सी या फिर डी। सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं? एक बार कह दो सर क्लियर है सारा कुछ। बताइए आंसर क्या होगा? सीड, बीज, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पके हुए बीजांड को क्या कहते हैं? आपका बीज कहा जाता है, सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निषेचित बीजांड जिससे एक नया पौधा निकलता है, निषेचित बीजांड जिससे एक नया पौधा निकलता है वह क्या है? भ्रूण है, पराग है, बीज है, अंडाशय है। किससे हमारा नया पौधा बनता है? बीज से बनता है ना भैया। अगर कि हमें कोई पौधा बनाना है तो वो किससे बनेगा? बीज से बनेगा। आज के सेट पेपर जो कृषि के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सीड टैग से रहने वाले, बीज प्रौद्योगिकी से रहने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आपके नोट्स अब प्रिंटेड में उपलब्ध हो चुके हैं, तो अब आप लोगों के लिए बहाना नहीं देंगे हम कि भैया कि आपका नोट्स उपलब्ध नहीं है। अब सब कुछ उपलब्ध है आप लोगों के लिए, बस आपका कंप्यूटर और यूपीजीके छोड़कर सारा एग्रीकल्चर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। और कंप्यूटर और यूपीजीके जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे।
1 से 1.5 महीने में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, ग्लाइसिनमैक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तिल का, सोयाबीन का, सरसों का या चना का? तो भैया हमें पता है कि ग्लाइसिनमैक्स किसका बॉटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है भैया सोयाबीन का है। ठीक है, तिल का क्या होता है? सिसमोम इंडिकम। सरसों का होता है ब्रेसिका स्पेसी। चने का क्या होता है? सिसर एरिटिनम। चने का क्या होता है भैया? सिसर एरिटिनम। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम? अरेचिस हाइपोजिया, गॉसिपियम हिरसुटम या लिनम यूसीटेटिसिमम। बताइए आंसर क्या होगा? तो भैया जैसे हेलियंथस एनस है, ये किसका है? सूरजमुखी का है। सूरजमुखी का है भैया। आपका जो गॉसिपियम हिरसुटम ये कपास का है। ठीक है, और जो अरेचिस हाइपोजिया है ये आपका जो है किसका है? मूंगफली का है ना। और आपका जो है लिनम यूसीटेटिसिमम लिनसीड या अलसी का है। किसका है भैया? अलसी का है। आज सी टेक के क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, शेयर कर दो, आज पहला दिन है अक्टूबर का, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भैया, जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है आपका, मोनोकॉट्स में जड़ के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है? कोलेप्टाइल, कोलोराइजा, एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल? बताइए आंसर क्या होगा? मोनोकॉट्स में जड़ के चारों ओर, मोनोकॉट्स में जड़ के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? सर आपके ऐप प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है। आप अभी हाल के लिए आप लोग जो है वेबसाइट से काम चलाइए, एक दो दिन में प्ले स्टोर पर आ जाएगा। ठीक है, जिसको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिल रहा है वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका जो मोनोकॉट में जड़ के चारों सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है? तो भैया सुरक्षात्मक आवरण को हम जो कहते हैं कोलेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेप्टाइल कहा जाता है। तो 5 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्पेल से विकसित सूखा अस्फुटित फल कहलाता है। एक कार्पेल से विकसित सूखा अस्फुटित फल क्या कहलाता है? बाजरा, अनाज, फलियां या अनाज? बताइए आंसर क्या होगा? तो भैया एक कार्पेल से विकसित सूखा अस्फुटित फल जो होता है वो क्या होता है? अनाज होता है। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो भैया ये क्या होता है? आपका अनाज होता है। क्या होता है? अनाज। एक कार्पेल से विकसित सूखा अस्फुटित फल कहलाता है आपका अनाज या सीरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरियल कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, अंकुरण हो भी सकता है और नहीं भी, बाजरा, बीज, फलियां या दाना? तो भैया हमें पता है कि जो दाना होता है या फिर कहें ग्रेन होता है वो अंकुरित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो दोनों कंडीशन। अब बीज है, बीज में तो आपका कंपलसरी है कि भैया जर्मिनेशन होना चाहिए, अंकुरण होना चाहिए, लेकिन आपका दाने में कंपलसरी नहीं है कि आपका अंकुरण हो या ना हो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है भैया दाना हो जाता है, ऑप्शन डी दाना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा प्रदान करता है भैया अनाज, फलियां, मेवे और वृक्ष? कौन जो है मनुष्यों को मिलने वाली ऊर्जा में जो है लगभग आधा हिस्सा कौन प्रदान करता है? तो भैया हमारे अनाज प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं भैया? अनाज प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? अनाज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनाज हो जाएगा, ऑप्शन ए अनाज। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, दो जुड़े हुए कार्पेल के फल को क्या कहते हैं? दो जुड़े हुए कार्पेल के फल को क्या कहते हैं? सिलिका, हिलम, हनीकल या फिर कहीं स्पाइक, क्या कहा जाता है? आपके जो अंडाशय है और बीज, सॉरी, यहाँ पर तो जुड़े हुए कार्पेल के फल को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। आपके दो जुड़े हुए फल के, सॉरी, दो जुड़े हुए कार्पेल के फल को क्या कहते हैं? तो सिलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिका। दो जुड़े हुए कार्पेल के फल को क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय और बीजांड के बीच के संबंधों को कहते हैं, अंडाशय और बीजांड के बीच के संबंध को कहते हैं बीज बीजांड, फनिकल, पेनिकल या बेडिकल, क्या कहा जाता है? आपका जो है अंडाशय और बीजांड के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? अंडाशय और बीजांड के बीच के संबंध को क्या कहेंगे हम? फनिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? फनिकल। अंडाशय और बीजांड के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है आपका बच्चों? फनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फनिकल। अगला क्वेश्चन, बीज आवरण पर निशान क्या होता है? बीज आवरण पर निशान क्या है? हिलम, माइक्रोस्पोर, बीजांड या सिलिका, क्या होता है? बीज आवरण पर निशान क्या होता है? क्या निशान होता है? कोई आपका मार्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? बीज आवरण पर जो निशान होता है या मार्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम भैया क्या कहते हैं? हिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलम। जो बीज आवरण पर जो निशान है वो क्या है आपका? हिलम होता है। क्या होता है? हिलम होता है। बीज आवरण पर निशान क्या होता है आपका? हिलम होता है। क्या होता है? हिलम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 लिखा हुआ है, दोहरे निषेचन के एक भाग के रूप में गठित युग्मनज है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। दोहरे निषेचन के एक भाग के रूप में गठित युग्मनज कौन सा है? गठित युग्मनज कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? दोहरे निषेचन के एक भाग के रूप में गठित युग्मनज है। दोहरे भाग के रूप में गठित युग्मनज है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर लिख दीजिए आपको। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? तो भैया दोहरे निषेचन की एक भाग के रूप में गठित जो युग्मनज है वो आपका कैसा होगा? द्विगुणित होगा। कैसा होगा बच्चों? द्विगुणित होगा। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका द्विगुणित। क्या हो जाता है? द्विगुणित। ठीक, क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है। कैसा हो जाता है? द्विगुणित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत बीज प्रसुप्ति विच्छेदन? निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत बीज प्रसुप्ति विच्छेदन, मतलब कि आपकी जो प्रसुप्ति होती है या सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो भैया वो है आपका क्या? पोटेशियम नाइट्रेट। किसका प्रयोग किया जाता है प्रसुप्ति तोड़ने के लिए? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कौन सा जो सबसे मजबूत प्रसुप्ति तोड़ने वाला है? तो भैया वो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है आंसर? सही आंसर यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, थोड़ा सा अभी ब्लैकनेस आ रही है, एक मिनट रुकना बच्चों।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा ठीक दिख रहा हो, क्या है कि थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई है, ठीक है, जिस वजह से सही से दिख नहीं रहा है। अब थोड़ा सही दिख रहा होगा हमारे हिसाब से। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीज में वायरस की उपस्थिति की जांच या पुष्टि करने की सीरोलॉजिक विधि कौन सी है? बीज में वायरस या फिर कहीं आपका जो है वायरस की उपस्थिति की जांच व पुष्टि करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो भैया वो है आपका इलीजा टेस्ट। आपका बीज में वायरस की उपस्थिति की जांच या पुष्टि करने के लिए क्या किया? सीरोलॉजी विधि से कौन सी क्या किया? जांच या पुष्टि करने के लिए सीरोलॉजी की विधि कौन सी है? इलीजा है। कौन सी है? इलीजा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेप्टिडोग्लाइकन इसका उदाहरण है? आर जीन का, उच्च रक्तचाप प्रक्रिया का, एमएएमपी का, या जीवाणु प्रभावक का? आपका जो न्यूक्लिक एसिड जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है किसका उदाहरण है? तो भैया जीवाणु प्रभावक का है। अरे भैया बुक काय को लेनी है? हमने बता तो दिया कि कंप्लीट आपके एग्रीकल्चर के नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ले लो, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर पेप्टिडोग्लाइकन इसका उदाहरण है आपका जीवाणु प्रभावक का उदाहरण। किसका उदाहरण है? जीवाणु प्रभावक का है, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकन किसका उदाहरण है? जीवाणु प्रभावक का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है, संकर बाजरा के आधार बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी कितनी है? 400 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर या 800 मीटर? संकर बाजरा या फिर कहें आपका जो संकर बाजरा के आधार बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी पूछी गई है, कितनी अलगाव दूरी हमें रखनी चाहिए? कितनी अलगाव दूरी हमें रखनी चाहिए? शिवेंद्र यादव जी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, बताइए। तो भैया कितनी अलगाव दूरी रखनी चाहिए? 1000 मीटर। संकर बाजरा के आधार बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी चाहिए हमें? 1000 मीटर की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपका, यदि आपको जीवाणु या कवक रोगजनक का कल्चर दिया जाता है तो किस एकल परीक्षण के आधार पर आप तय करेंगे कि यह वास्तव में एक रोगजनक है? पीसीआर के बेस पर, इलीजा के बेस पर, ग्राम धुंधलापन या बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट? किसके द्वारा हम जो है टेस्ट करेंगे? तो भैया यहाँ पर हमने कहा था यदि वायरस लग रहा है तो इलीजा, वायरस लग रहा है तो इलीजा टेस्ट करेंगे, है ना। और यदि भैया जीवाणु लगेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट। क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट। ऑप्शन डी बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18 है आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, आईएसटीए एसोसिएशन का प्राथमिक उद्देश्य है नई किस्में देना, बीज उत्पादन और स्वास्थ्य के लिए प्रोटोकॉल, संक्रमण परीक्षण के लिए किस्मों का परीक्षण करना, या उपरोक्त सभी? जो आईएसटीए एसोसिएशन है इसका प्राथमिक उद्देश्य भैया क्या है? आपका जो आईएसटीए है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भैया आईएसटीए देखो सभी काम करता है। एक तो आपका नई किस्में देता है, ठीक है, बीज उत्पादन और स्वास्थ्य के लिए प्रोटोकॉल जारी करता है, संक्रमण परीक्षण के लिए किस्मों का परीक्षण करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19, आप लोग अपने आंसर लिखते जाइए, ठीक है, मैं सभी के आंसर देख रहा हूं। भैया थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, अकेले हैं, है ना, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन अब डेली चलेगी आपकी क्लास, परेशान नहीं होना है, डेली क्लास चलेगी अब, ठीक है।
अगला प्रश्न है, ISTA प्रमाणन के दौरान एक अनंतिम प्रमाण पत्र दिया जाता है बीज के नमूने के लिए, एक प्रस्तुति पत्र, बीज परीक्षण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र, एक ही प्रयोगशाला में से नमूना लेना और परीक्षण करना, विभिन्न प्रयोगशालाओं से नमूना लेना और परीक्षण करना। जो आपका ISTA प्रमाणन के दौरान एक अंतिम प्रमाण पत्र दिया जाता है भैया, तो वो कौन सा दिया जाता है, बताइए आंसर। A, B, C या फिर D, क्या होगा सही आंसर? थैंक यू दीपक पालीवाल। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया बीज परीक्षण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है। ISTA प्रमाणन के दौरान एक अनंतिम प्रमाण पत्र दिया जाता है आपका बीज परीक्षण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र। कौन सा? बीज परीक्षण के लिए पूर्णता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20, 20वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 है, वे बीज जिन्हें नमी की मात्रा तक सुखाया जा सकता है और वे व्यवहार रहते हैं, 5%, 15%, 10% या 16%। कितनी नमी तक सुखाया जाता है और वो व्यवहार बने रहे, ताकि तो भैया हम 10%, कितनी नमी पर सुखाएंगे हम? 10% तक सुखा दो, हमारे बीज कैसे रहेंगे? व्यवहार रहेंगे या फिर कहें वायबल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अड़ियल बीज है? अड़ियल बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड है, बताइए। यहाँ पर आपका जो है आम है, चावल है, गेहूं है या फिर कहें क्विनोआ है। तो भैया यहाँ पर आम जो है कैसा है? अड़ियल बीज है। आम कैसा है भैया? अड़ियल बीज। ऑप्शन ए आम यहाँ पर या फिर कहें मैंगो राइट आंसर हो जाता है। आम कैसा है आपका? अड़ियल बीज है, एक प्रकार का अड़ियल बीज है आम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22, 22वां प्रश्न है, एक बीज वाला सूखा और अस्फुटित फल जो केवल एक बिंदु पर फल की दीवार से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है? सिलिका, कैरियोप्सिस, अचेन या ये सभी। एक बीज वाला सूखा और अस्फुटित फल जो केवल एक बिंदु पर फल की दीवार से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, तो भैया उसे क्या कहा जाता है? आपका अचेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचेन। अचेन किसका फल प्रकार होता है भैया? सनफ्लावर का होता है। किसका होता है? सनफ्लावर का पुष्पक्रम प्रकार होता है, सॉरी फल प्रकार होता है अचेन। किसका? आपका सूरजमुखी का। सूरजमुखी का क्या होता है? फल प्रकार होता है अचेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक छद्म या सूडो सीरियल अनाज है? बकव्हीट, किनोआ या गेहूं और ए और बी दोनों। तो भैया यहाँ पर जो बकव्हीट होता है, बकव्हीट कैसा है आपका? स्यूडो सीरियल है। बकव्हीट कैसा है? स्यूडो सीरियल है। अगला क्वेश्चन, बकव्हीट कैसा है आपका? स्यूडो सीरियल है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सेशन को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, 24वां प्रश्न है, बीज का आवरण मोटा होता है। किसका होता है? नारियल का, सिट्रस का, मूंगफली या उपरोक्त सभी। किसमें आपका जो बीज का आवरण जो होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से आंसर लिख दो। आपका जो बीज आवरण किसका मोटा होता है? तो भैया मोटा बीज आवरण किसका होता है? आप सभी जानते हैं किसका होता है? नारियल का होता है भाई। नारियल का नहीं होता भाई, सिट्रस, मूंगफली या फिर सभी का होता है। तो बताओ जल्दी से किसका होता है? हम तो देखो ऐसे ही तुक्का मार देंगे।
आप बता दो किसका होता है। देखो बच्चों ने आंसर कर दिया डी 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 डी। अरे भैया जब लिखा हुआ है तो लिखा क्या है आपका, जो लिखा है वो कौन सा है, ए है। दीपक पालीवाल डी नहीं होगा, क्या होगा, ए होगा। क्या होगा बच्चों, ए होगा। नारियल का जो आवरण होता है, बीज आवरण होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणीय पौधे के अल्प विकसित अंकुर या तने को क्या कहा जाता है, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, फनिकल या पेडिकल। भ्रूणीय पौधे के अल्प विकसित अंकुर या तने को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। भ्रूणीय पौधे के अल्प विकसित अंकुर या तने को कहा जाता है, तो भैया भ्रूणीय पौधे के अल्प विकसित अंकुर या तने को क्या कहा जाता है, आपका प्लूम्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लम म्यूल या प्लूम्यूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, आपके जो भी एग्रीकल्चर के ग्रुप हैं सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से 26वां प्रश्न है, ये सभी सामान्य अंकुर की विशेषताएं हैं सिवाय पोषक तत्वों की कमी, अच्छी तरह से विकसित शूट सिस्टम, अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सामान्यता किसके, सामान्य अंकुर की विशेषता होती है। तो भैया सामान्य अंकुर जो होते हैं ना, आपके जो अंकुर होते हैं ना, उसमें आपके पोषक तत्वों की कमी नहीं होती भैया, पोषक तत्व भरपूर होता है, जब भी तो आपको अंकुरित चने खिलाए जाते हैं। क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, गलत है, ठीक है। सिवाय क्या है आपका जो है पोषक तत्वों की कमी के बाकी सारा कुछ होता है, अच्छी तरह से विकसित शूट विकास सिस्टम होता है, अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली होती है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेयर कर दो भैया जल्दी से सारे एग्रीकल्चर वालों, हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, बड़े नारे लगाते हो आप लोग, जल्दी से शेयर करो भैया। विजन एक दृष्टिकोण है आपका जो है नजरिया बदलने का, या फिर कहें आपको जो है एक प्रॉपर स्टडी प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो विजन को जरूर शेयर करिएगा आप लोग। बताइए आंसर, कपास की असमान अंकुर का कारण क्या है, असमान अंकुर का कारण है प्रेत क्षति, गर्मी क्षति, कीट क्षति या उपरोक्त सभी। आपका जो असमान अंकुर होता है उसका भैया कारण क्या है, तो फ्रीजिंग एक तो है आपका, दूसरा गर्मी के कारण है, और कीट क्षति, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, लिखा हुआ है कपास की किस्मों और संकर के प्रमाणित बीज में न्यूनतम अंकुरण होना चाहिए। कितना न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए, 50%, 60%, 70 या 80%। बताइए आंसर क्या होगा। अरे भैया 33 लोग ही जुड़े रहोगे, भेजो सभी को, कम से कम 60-70 लोग तो कर दो आज, है ना। जल्दी से शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना कर दो। आप लोग 33-34 लोग जुड़े हुए हो, कम से कम आप लोगों के पास 33-34 ग्रुप भी तो होंगे, उन सभी में शेयर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कपास की किस्मों और संकर के प्रमाणित बीज में न्यूनतम अंकुरण होना चाहिए, या फिर मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो भैया वो होना चाहिए आपका 60%। कितना होना चाहिए बच्चों, 60% होना चाहिए। न्यूनतम अंकुरण कितना होना चाहिए, 60%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 28, 29वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। माना जाता है कि पौधों में रोग जनकों के खिलाफ टिकाऊ प्रतिरोध मौजूद होता है क्योंकि पर्यावरण, रोगजनक, प्रमुख जीन या छोटे जीन का। माना जाता है कि पौधों में रोग जनकों के खिलाफ जो है टिकाऊ प्रतिरोध मौजूद होता है, तो भैया वो प्रमुख जीन होता है, डोमिनेंट, या फिर कहें जिसका प्रभाव होगा वह जीन होगा जो प्रभाव कहेगा, क्योंकि प्रमुख जीन के कारण पौधों में रोग जनकों के खिलाफ टिकाऊ प्रतिरोध, या फिर कहें सस्टेनेबल, या फिर कंटिन्यूअसली क्या होता है, प्रतिरोध होता है, किसमें आपका एक जीन में, ठीक है। तो प्रमुख जीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
एपीजियल अंकुरण दिखाने वाला एक एल्यूमिनस बीज कौन सा है? एपीजियल अंकुरण, यहाँ पर हाइपोजियल नहीं कह रहा है भैया, एपीजियल कह रहा है। तो भैया एपीजियल अंकुरण किसमें होता है? अरंडी में, चावल, मक्का या फिर कहें आपका उड़द में। तो भैया एपीजियल जर्मिनेशन जो होता है उड़द मूंग में होता है। किसमें होता है भैया? उड़द में भी होता है, मूंग में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, कपास में भी होता है, सूरजमुखी में भी होता है। कैसा अंकुरण आपका? एपीजियल अंकुरण। तो भैया एपीजियल अंकुरण किसमें होता है? आपका उड़द के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, बीज की भौतिक विशेषताओं में शामिल है बीज का आकार, बीज का रंग और एक रूपता। तो भैया ये तो सभी शामिल है। बीज की भौतिक विशेषताओं में क्या शामिल है? सभी शामिल है भैया। बीज का आकार भी शामिल है, बीज का रंग भी शामिल है और एक रूपता भी शामिल है। क्या है? एक रूपता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न है। जो बच्चे हमारा कांटेक्ट ढूंढते हैं उन बच्चों के लिए कांटेक्ट ए रहा 7880497104। जिनको भी प्रिंटेड नोट्स चाहिए वो इस कांटेक्ट पर या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसके लिए? प्रिंटेड या फिर कहें आपके जो है हार्ड कॉपी के लिए। तो भैया क्वेश्चन है, सूखा प्रतिरोध एक विशेषता है। सूखा प्रतिरोध एक विशेषता है, भौतिक विशेषता। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है भौतिक विशेषता। ऑप्शन बी है आनुवंशिक विशेषता। ठीक है, ऑप्शन सी है यहां पर आपका दोनों। दोनों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद ऑनलाइन एग्रीकल्चर जी, आपका नाम नहीं पता है। देखो बच्चों, आपका पेपर जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, तो लगन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके जो सेट पेपर है लगभग आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 60 सेट पेपर है बेसिकली आपके ब्रह्मास्त्र में। तो ये 60 सेट पेपर तो हम अभी करवा देंगे आपके। ठीक है, 60 सेट पेपर तो आपका अक्टूबर नवंबर में पूरे हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपको फुल लेंथ लेकर आएंगे। 60 तो आपके 40 टॉपिक वाइज है, 40 के बाद आपके फुल सेट पेपर शुरू होंगे। तो बढ़िया से स्टडी कीजिए राहुल सिंह जी। ठीक है, सभी लोग बढ़िया से जो है बने रहिए डेली सेट पेपर। और बच्चों, मैं एक चीज़ मैं अपनी वर्डवारी नहीं कर रहा हूँ, वर्डवारी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना, वो पूरा एग्रीकल्चर टीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए। करीबन 1200-1500 पेज हैं, है ना। मैं भी कर सकता था कि भैया वही नोट्स दे दूं जो मैंने एएफओ में पढ़ाए हैं, मैंने नहीं किया। मैंने पूरा मेहनत की और एक एक चीज आपके हर एक उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपकी लिखी हुई है। ठीक है, तो सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, केवल विजन एग्री अकेडमी आपको हर जगह लिखाया जाएगा, लेकिन हमारे पास सारी चीजें आपको प्रिंटेड में उपलब्ध है। कृषि में जल्दी कंप्यूटर और यूपीजीके भी लाने वाले हैं। अब आपका जो है एग्रीकल्चर से, कृषि से हम फ्री हो गए हैं नोट्स बनाने से। अब आपके कंप्यूटर और एग्रीकल्चर पर आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भैया अनुवांशिक सूखा प्रतिरोध एक विशेषता क्या है? अनुवांशिक। आपके अनुवांशिकी में होगी कि भैया आपका सूखा प्रतिरोध है, आपका जीन है ना, सूखा प्रतिरोधी जीन है, तो ही आपका सूखा प्रतिरोधी आपकी किस्म होगी। ठीक है, हाँ भैया, जूनियर एनालिसिस के लिए हम जो है कोशिश करेंगे आपका। ठीक है, फिलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके एग्रीकल्चर के नोट्स थे। अब आपकी प्रायोरिटी पर है आपके यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स। तो पहले हम जो है यूपी जीके और कंप्यूटर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, यूपी जीके कंप्यूटर, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। हमने देखो एग्रीकल्चर में तो सीधा कह दिया है, आप हमारे नोट्स पढ़ लीजिए, 65 में से 60 नंबर
सेट पेपर लगा लो, हमारे नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, 65 में से 60 क्वेश्चन गारंटेड कवर करेगी विजन एग्री अकेडमी से, गारंटेड। 60 क्वेश्चन की गारंटी हम लिख के दे देंगे आपको, है ना। तो 60 क्वेश्चन बस आप लोग विजन एग्री अकेडमी के अच्छे से नोट्स पढ़ लो, यही आपको दिखाएंगे एग्जाम के बाद कि 60 क्वेश्चन सीधे सीधे, और कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन से बनेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वरना बच्चे कहने लगते हैं कि सर बातें करते हो आप, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको जो है सही चीजें बताते हैं। अगला क्वेश्चन, एक चीज और, एक कमेंट में फालतू चीजें आप लिखते हो, क्या मिल जाता है ये बताइए। एक उल्टी सीधी बातें मत लिखा करो कमेंट में। क्लास कर रहे हो, जो आंसर है, डाउट है, वो कमेंट में लिखो, ठीक है। देखिए कोशिश करेंगे सरबजीत कुमार जी एएस आर्मी नेट के लिए, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं ना, उनके लिए सीधी सी बात ये है, पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ वहां मत भटको, ठीक है। और कुछ बच्चे उल्टा सीधा लिखते फ्रॉम आदर्श अकेडमी यहाँ से, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि हमें यहाँ पर पढ़ाने आते हैं आपको, ठीक है। और कुछ लोग कुछ गलत भी लिख रहे थे, है ना, हमारे लिए, तो उनके लिए यही संदेश है, आपको जो लिखना है लिखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या लिख रहे हैं। हम देखो आपके लिए जो भी हमारे पास कंटेंट है सारा प्रोवाइड करा रहे हैं सेट पेपर में, ठीक है। और कुछ लोग इंस्टीट्यूट वाले हैं, मैं सीधा नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों से कमेंट कराएंगे उल्टे सीधे, क्यों, उनकी तो हिम्मत है नहीं कि 60 सेट पेपर यहाँ पर आके करा दें, है ना, उनका हिम्मत नहीं है, वो कहीं ना कहीं से बुक के कराएंगे, खुद बना के 60 सेट पेपर करा दें यूट्यूब पर, तो मैं जान जाऊंगा, है ना। तो वो उल्टी सीधी कमेंट बच्चों से करवाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सीधा सा है, आप में हिम्मत है तो आप भी करवाइए, ठीक है, यूट्यूब पर, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिखिए कमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणन के उद्देश्य में शामिल है उच्च गुणवत्ता, उपभोक्ताओं को किस्मों की आपूर्ति बंद करना, किसानों को किस्मों की अनुपलब्धता और उपरोक्त सभी। बताइए आंसर क्या होगा। बीज प्रमाणन के उद्देश्य में शामिल है आपका, क्या शामिल है भैया, बीज प्रमाणन में उच्च गुणवत्ता चाहिए, उपभोक्ताओं को किस्मों की आपूर्ति बंद करना है, किसानों को किस्मों की अनुपलब्ध करना है। भैया हम किसानों को किस्में क्यों आपूर्ति बंद करेंगे, तो भैया हम उच्च बीज प्रमाणन किस लिए करते हैं, ताकि हमारा अच्छी क्वालिटी या फिर उच्च गुणवत्ता का हमें जो है बीज मिले। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक पालीवाल जी, और थोड़ा सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी नहीं होगा भैया, यहाँ पर अनुपलब्ध आपूर्ति बंद थोड़ी ना करनी है, हमें ना तो अनुपलब्धता करनी है, हमें क्या करना है, उच्च गुणवत्ता बनानी है। तो ऑप्शन ए होगा। शांति देवी जी डी नहीं होगा, अमित बुंदेली सभी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, प्याज के बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत क्या होता है। आपका जो प्याज का बीज होता है या फिर ओनियन सीड होता है, मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है भैया, तो 60%, 65%, 70% या 75%। प्याज के बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, लिख दो भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी, सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। मैं सच्ची बताऊं ना, यहाँ पर 60 सेट पेपर नहीं देने वाला। बच्चे कह रहे थे ना 100 सेट पेपर, आपको एग्जाम तक 100 सेट पेपर मैं दूंगा यूट्यूब पर, 100 सेट पेपर, और 100 सेट पेपर 10,000 क्वेश्चन लगा लेना आप, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन लगा लेना, आपका सिलेक्शन गारंटेड है ना, कोई नहीं रोक सकता। बताइए आंसर क्या होगा। 70%, कितना, 75 भैया, 75 नहीं होता है, 70%। प्याज के बीज का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 70%, 70%। राइट आंसर क्या होगा आपका, 70% होगा। जो 65 कर रहे हैं 65 नहीं होगा, 70 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। एक एंजाइम जो पूरी तरह से बीजों के अंकुरण को तेज कर सकता है वह है इन्वर्टेज,
लाइपेज, प्रोटीज या अल्फा एमाइलेज? बताइए आंसर क्या होगा। एक एंजाइम जो पूरी तरह से बीजों के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है वह कौन सा है? तो भैया वह है आपका अल्फा एमाइलेज। कौन उत्तेजित करता है बीजों के अंकुरण को? अल्फा एमाइलेज। ठीक है, कौन अंकुरण को जो है उत्तेजित करता है? अल्फा एमाइलेज। राइट आंसर क्या हो जाता है? अल्फा एमाइलेज। एक एंजाइम जो पूरी तरह से बीजों के अंकुरण को उत्तेजित कर सकता है वह कौन सा है भैया? अल्फा एमाइलेज जो है बीजों के अंकुरण को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, अंकुरित बीज में किस प्रकार की शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या मैनोज? जो आपका अंकुरित बीज होता है, अंकुरित बीज है, उसमें कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताओ जल्दी से। तो भैया आपकी जो माल्टोज शर्करा है, अंकुरित बीज में किस प्रकार की शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? माल्टोज शर्करा जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अंकुरित बीज के में किस प्रकार की शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भैया वो है माल्टोज। माल्टोज अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीज कोट पेरोक्सीडेज परीक्षण किस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है? बीज कोट पेरोक्सीडेज परीक्षण किस फसल के लिए किया जाता है? मूंगफली, सोयाबीन, मसूर या गेहूं? तो भैया जो आपका बीज कोट पेरोक्सीडेज परीक्षण है वो आपका किसमें किया जाता है? सोयाबीन में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है बच्चों? सोयाबीन के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों? सोयाबीन। बीज कोट पेरोक्सीडेज परीक्षण किस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका सोयाबीन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? सोयाबीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, एल्यूरोन परत में प्रचुर मात्रा में होता है। एल्यूरोन परत जो होती है उसमें क्या होता है भैया? तो भैया प्रोटीन होती है। आपका स्टार्च, पैक्टिन, प्रोटीन है, हेमिसेलुलोज। तो भैया प्रोटीन, एल्यूरोन जो परत होती है इसे प्रोटीनियस लेयर कहा जाता है। बीज की प्रोटीन युक्त जो आपकी जो परत होती है वह कौन सी होती है? आपकी एल्यूरोन परत। प्रोटीन युक्त भाग कौन सा होता है? एल्यूरोन परत होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकुरित बीज में किस प्रकार का विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? कौन सा विटामिन अंकुरित बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है? बताओ जल्दी से। अंकुरित बीज में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? अंकुरित बीज में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? अंकुरित बीज में किस प्रकार का विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भैया कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई, एंटी स्टेलिटी विटामिन ई जो है आपका अंकुरित बीज में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ई पाया जाता है। ऑप्शन डी विटामिन ई। आगे बढ़ते हैं, सी नहीं पाया जाता, इस सी कौन लिख रहा है भैया? ई पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। ए बी सी डी ई, ई। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अंकुरित बीज में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, 40वां प्रश्न लिखा हुआ है, जैव रासायनिक परीक्षण टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण बीज के निर्जीव ऊतक का रंग किसमें बदल जाता है? लाल, नीला, अपना मूल रंग बनाए रखता है या हरा? जैव रासायनिक परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड बीज के निर्जीव ऊतक का रंग किसमें बदल जाता है? अगर कि देखो भैया जीव जीवित है, निर्जीव की बात कर रहा है यहाँ पर। यदि जीवित है तो वो लाल रंग ले लेगा। यदि बीज जीवित है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लाल रंग में। और यदि निर्जीव है मतलब जीवित नहीं है तो भैया कोई रंग नहीं देगा, अपना मूल रंग बनाए रखेगा। क्या बनाए रखेगा? यदि निर्जीव है मूल रंग, और जीवित है तो भैया वो कैसा रंग देगा? लाल रंग बनाएगा। टेट्राजोलियम जब हम परीक्षण करते हैं तो उसमें जब बीज आपका
जीवित होता है तो कैसा रंग देता है, लाल रंग। और निर्जीव होता है मतलब जीवित नहीं है तो कैसा देगा, कोई अपना रंग नहीं देगा, या फिर कोई रंग नहीं देगा, वो अपना मूल रंग बनाएगा, जो रंग उसका बीज का होगा वही रंग बनाए रहेगा। थैंक यू राहुल जी। लाइक शेयर एंड कमेंट जल्दी से जल्दी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इकतालीसवां प्रश्न है, वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए किसानों को उत्पादन वितरण के लिए बीज है, नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या आधार बीज। बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। बताइए आंसर क्या होगा। वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए किसानों को उत्पादन वितरण के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, किसानों को उत्पादन वितरण के लिए कौन सा बीज दिया जाता है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, उत्पादन, वाणिज्यिक बीज उत्पादन के लिए किसानों को उत्पादन वितरण के लिए कौन सा बीज दिया जाता है, आपका नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज या आधार बीज। देखो नाभिकीय बीज तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये तो एक जर्म प्लाज्म है, ये तो नहीं दिया जाएगा। प्रजनक है, ये भी नहीं दिया जाता है, ये नॉर्मली आपकी कंपनियों को जो बीज उत्पादन करते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आधार बीज दिया जाएगा, भैया ये भी नहीं दिया जाता है। किसानों के लिए जो दिया जाता है वो सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, प्रमाणित बीज। ऑप्शन सी प्रमाणित बीज जो है सही हो जाएगा, है ना, प्रमाणित बीज। डॉक्टर अमित तिवारी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी प्रमाणित बीज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है, निष्क्रिय पदार्थों से मुक्त और दोषपूर्ण बीजों को क्या कहा जाता है। निष्क्रिय पदार्थों से मुक्त और दोषपूर्ण बीजों को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता या अनुवांशिक शुद्धता या ये सभी। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर जल्दी से लिख दो कमेंट में और शेयर करते जाओ सेशन को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। तो ये निष्क्रिय पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ से मतलब कंकड़ पत्थर, आपके जो है फसल के अवशेष हो गए, ये सब चीजें हैं, तो भैया वो क्या कहलाएगा आपका, भौतिक शुद्धता। इससे मुक्त है, दोषपूर्ण बीजों से मुक्त है, तो क्या कहलाएगी, आपकी भौतिक शुद्धता कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। 43वां प्रश्न है, वे बीज जिन्हें नमी सामग्री तक सुखाया जा सकता है और ये व्यवहार रहते हैं, 10%, 5%, 15% और 20%। कौन से बीज हैं जिनको कितने भी नमी पर सुखाया जाए और वे जीवित रहते हैं, व्यवहार रहते हैं। तो ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अभी हाल हम देख कर आए थे, कितनी नमी चाहिए, 10% नमी। कितनी चाहिए, 10% नमी, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, 10% नमी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 44। किस प्रकार के बीज को मात्र बीज के रूप में जाना जाता है, मात्र या मदर सीड। किस बीज को मदर सीड कहा जाता है, मात्र बीज कहा जाता है, नाभिकीय बीज को, आधार बीज को, प्रजनक बीज या प्रमाणित बीज। किस बीज को मात्र बीज के रूप में जाना जाता है, किस बीज को मात्र बीज के रूप में जाना जाता है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, मात्र बीज यहाँ पर कौन सा है। मात्र बीज यहाँ पर कौन सा है, जल्दी से आंसर कर दो आप लोग, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा। तो ये मात्र बीज किसे कहते हैं, आधार बीज को कहते हैं।
फाउंडेशन सीड को हम मदर सीड कहते हैं, आधार बीज को मातृ बीज या मदर बीज कहा जाता है, ठीक, मदर सीड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45, प्रश्न नंबर 45 है, बीजांड की सतह में छोटा छिद्र जिसके माध्यम से शुक्राणु भ्रूण थैली में प्रवेश करता है वह है प्यूम्यूल, स्पाइक्स, माइक्रोपाइल या हिलम। क्या कहा जाता है? बीजांड की सतह में छोटा सा जो छिद्र होता है उसे जिससे शुक्राणु भ्रूण थैली में प्रवेश करते हैं उसे भैया हम क्या कहते हैं? तो भैया उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल देखो एक छोटे जैसे मान के चलो ये बीज है ना, ये सीड है, तो यहाँ पर एक टिप होगी, नोक सी होती है ना, वो आपका क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। अगला क्वेश्चन, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल बीजों में अनुपस्थित होते हैं मटर में, चावल, गेहूं या मक्का में। किसमें आपके कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो यह कोलियोराइजा जो कोलियोप्टाइल होते हैं ये आपके एक बीजपत्री में तो होते हैं लेकिन द्विबीजपत्री में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री कौन सा है? मटर है। तो कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल बीजों में किसमें अनुपस्थित होते हैं? आपके मटर में, ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 47 है, बीजों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं 2, 4, 3 या 5। कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जो है बीजों में संग्रहित होते हैं? तो 2 प्रकार के जो है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन, गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत क्या है? 60%, 75, 80 या 85। तो गेहूं में भैया न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत 85% होता है, 85%। गेहूं में न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है भैया? 85%, 85% होता है, 85% होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 49 है, सोयाबीन के आधार बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी रखी जाती है। यहाँ पर राखी जाती नहीं है, रखी जाती है। कितना रखी जाती है? सोयाबीन के जो आपका आधार बीज उत्पादन है उसमें कितनी आपकी जो है बीज दर रखी जाती है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कितनी दूरी रखी जाती है? तो भैया हमारी 3 मीटर रखी जाती है। सोयाबीन के आधार बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। अगला क्वेश्चन, में प्रोटीन की तुलना में अधिक स्टार्च होता है। किसमें? एंडोस्पर्म में, एस्कुटेलम में, एलेरोन परत में या सभी में? तो ये जो एंडोस्पर्म होता है, क्या भैया? एंडोस्पर्म है में प्रोटीन की तुलना में क्या होता है? अधिक स्टार्च होती है। एंडोस्पर्म में प्रोटीन की तुलना में क्या होती है? अधिक स्टार्च होती है। अगला क्वेश्चन, राजमा में किस प्रकार का अंकुरण होता है? राजमा में किस प्रकार का अंकुरण होता है? हाइपोजियल, इपीजियल, बताइए, इपिकोटाइल या बिपेरी? तो भैया बता दीजिए जल्दी से। आपका जो राजमा है इसमें कैसा अंकुरण होता है? इपीजियल होता है। इपीजियल अंकुरण पाया जाता है राजमा में। ऊपरी भूमिका या फिर कहें इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। राजमा में कैसा अंकुरण पाया जाता है बच्चों? इपीजियल अंकुरण, इपीजियल, है ना? कैसा अंकुरण पाया जाता है? इपीजियल, ठीक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने ऑप्शन नहीं लिखी, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। तो कैसा अंकुरण पाया जाता है राजमा में? इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। राजमा में इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 52, 52वां प्रश्न है, बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा, माइक्रोपाइल, टिगेलम या न्यूक्लियस? क्या कहा जाता है? बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर चलाजा नहीं हो, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, ठीक है। बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा, ठीक है। आधारीय भाग को हम क्या कहते हैं? कोलियोराइजा कहते हैं, ठीक। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कहा जाता है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर देंगे आपके सेट में। कोलियोराइजा क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा। आपका जो बीजांड के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? कोलियोराइजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्ब्यूमिनस बीज नहीं है? एल्ब्यूमिनस बीज कौन सा नहीं है?
ये होगा पॉलियोराइजम। पॉलियोराइजम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनस बीज नहीं है? सोयाबीन, मक्का, चावल या चना। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनस बीज नहीं है? जय हिंद, रवि यादव जी, यूपीएसआई, बताइए आंसर। न्यूक्लियस, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा एल्यूमिनस बीज नहीं है? तो ये चना नहीं है। चना में एल्यूमिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं है? एल्यूमिनस जो है बीज कौन सा नहीं है? चना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस बीज किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? प्रजनक बीज से, फाउंडेशन से, जर्मप्लाज्म या प्रमाणित बीज से। तो भैया हम न्यूक्लियस बीज बना रहे हैं तो किससे बनेगा? जर्मप्लाज्म से बनेगा। किससे बनेगा भैया? जर्मप्लाज्म से। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, सत्य लेवल वाला बीज या फिर क्या है? ट्रूथफुल लेवल सीड किसकी संतान है? प्रमाणित बीज की, प्रजनक बीज की, न्यूक्लियस बीज या फाउंडेशन बीज। सत्य लेवल वाला बीज या ट्रूथफुल लेवल सीड किसकी जो है संतान होता है? तो यह प्रमाणित बीज से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है आपका? प्रमाणित बीज से ट्रूथफुल लेवल सीड या फिर कहें सत्य लेवल बीज बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अंकुरण अवरोधक बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अंकुरण अवरोधक बीज नहीं है? ऑक्जिन, एबीए, GA3 या उपरोक्त सभी। जो है प्राकृतिक रूप से अंकुरण का अवरोधक नहीं है। तो भैया अंकुरण को बढ़ावा देता है। जिबरेलिक एसिड या GA3 अंकुरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अवरोध नहीं करता है। बीज अंकुरण को का अवरोधक नहीं है, ये क्या करता है? आपका बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का बीज गुणन अनुपात। बीज गुणन अनुपात क्या होता है कि जैसे हमने एक बीज बोया तो उससे कितने बीज मिले या कितने बीज उत्पादित हुए, तो वो क्या कहलाता है? बीज गुणन अनुपात। तो गेहूं का जो बीज गुणन अनुपात होता है वो 1:20 होता है। एवरेज, औसत, मतलब एक बीज बोने पर हमें एवरेज 20 बीज मिल जाते हैं। तो 1:20 किसका होता है? गेहूं का बीज गुणन अनुपात होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, 58 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज गुणन अनुपात सबसे कम है? जूट का, सोयाबीन का, चना या रागी का। किसका जो है बीज गुणन अनुपात कम है? बताइए आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपका चना है, चना का जो है लगभग 10 से 12, ठीक है। चने का जो बीज अनुपात होता है 10 से 12, 1:10 से 12 होता है। 1:10 होता है, ठीक है। तो सबसे कम किसका होता है? चने का होता है। इन सभी में सबसे कम वैसे तो आलू का होता है। सबसे कम किसका होता है? आलू का होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है चना यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। चने का जो है न्यूनतम जो है क्या होता है? बीज गुणन अनुपात होता है। किसका बीज सबसे कम है? अगला क्वेश्चन, प्याज में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी। प्याज में प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी कितनी रखते हैं? 1000 मीटर, 800 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर। कितनी रखी जाती है अलगाव दूरी? तो भैया प्याज में यदि हम प्रमाणित बीज उत्पादन कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 800 मीटर रखा जाता है। कितनी रखी जाती है? 800 मीटर दूरी रखी जाती है अलगाव दूरी। और इसका आधा क्या हो जाएगा? फाउंडेशन के लिए, है ना। 800 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, आलू में बीज प्लॉट तकनीक को निम्न की रोकथाम के लिए अपनाया जाता है? बैक्टीरिया को, वायरस, माइकोप्लाज्मा या कवक। किसको रोकने के लिए अपनाया जाता है? आलू में बीज प्लॉट तकनीक को निम्न की रोकथाम के लिए अपनाया जाता है भैया वायरस की रोकथाम। किसके लिए अपनाया जाता है? बीज प्लॉट तकनीक को वायरल डिजीज की रोकथाम के लिए अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बीज शक्ति की अवधारणा मूल रूप से दी गई थी डॉक्टर BR बरवाले ने, फ्रेडरिक नोबे ने, हिल्टनर ने या पुष्कर नाथ ने। बीज शक्ति या फिर कहें बीज शक्ति की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? तो फ्रेडरिक नोबे ने दी थी। बीज शक्ति की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक नोबे ने दी थी। फ्रेडरिक नोबे ने आपको जो है बीज शक्ति क्या दी? अवधारणा दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
मूंगफली और सोयाबीन का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कौन सा है? 80%, 90, 70 या 60? मूंगफली और सोयाबीन का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? मूंगफली व सोयाबीन का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो भैया 70%। मूंगफली और सोयाबीन का जो न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत होता है वह कितना होता है? 70%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का सबसे उपयुक्त कारक है? वायु, तापमान, नमी या कार्बनिक पदार्थ? तो भैया अंकुरण के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। तापमान का क्या करोगे? वो सुखा देगा बीज को, है ना। तो अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त कारक कौन सा है भैया? नमी है। क्या चाहिए हमें? नमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विविपेरी अंकुरण का उदाहरण नहीं है? चावल, मूंग, कोको या स्ट्रॉबेरी? तो भैया चावल विविपेरी नहीं दिखाता है, चावल जो है विविपेरी नहीं दिखाता है, जबकि मूंग, कोको, स्ट्रॉबेरी इनमें विविपेरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? विविपेरी पाई जाती है आपकी जो है मूंग में, कोको और स्ट्रॉबेरी में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 65 और कृषि का लास्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या भारत? अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कहाँ स्थित है? तो भैया ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कहाँ पर स्थित है? आपका स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला पार्ट जो है वो है आपका किसका है? कंप्यूटर का। अगला भाग किसका है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। कंप्यूटर का जो है दूसरा पहला प्रश्न है और 66वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन, प्लॉटर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओएमआर? तो भैया यहाँ पर प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर आपका नॉर्मली प्रिंटिंग का काम करता है ना, तो यहाँ पर प्लॉटर नहीं होगा। बाकी आपका लाइट पेन नॉर्मली जिससे हम लिखते हैं, जॉयस्टिक आपका हो गया, ऑप्टिकल मार्क रिकॉर्डिंग, ये नॉर्मली इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट, बिट या रिकॉर्ड या फाइल? तो भैया सबसे छोटी कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी जो इकाई है वह कौन सी है? बिट है। कौन सी है? बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपकी बिट है। क्या है? बिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, VLL का पूरा रूप क्या है? वॉकिंग लैंडलाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंडलाइन या वायरलेस इन लोकल लूप? VWLL का फुल फॉर्म तो भैया वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप जो है फुल फॉर्म होता है WLL का। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, 69वां प्रश्न है, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? कौन सा महंगा है और सबसे तेज है? तो भैया वो है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा भी है और सबसे तेज काम करता है। कौन सा? सुपर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 70, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? विजय पांडुरंग भाटकर ने, मार्टिन कूपर ने, एडी बूथ ने, स्टीव जॉब्स ने? किसने भैया मोबाइल की खोज की थी? मोबाइल फोन की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर ने की थी। किसने की थी बच्चों? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन की जो है खोज की थी। मोबाइल फोन की खोज किसने की थी? मार्टिन कूपर ने। अगला क्वेश्चन 71 है, प्रश्न नंबर 71 है, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर, मार्टिन कूपर, एडी बूथ या स्टीव जॉब्स? जो आपका एप्पल कंप्यूटर के जो सह संस्थापक है भैया वो कौन से हैं? तो भैया सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन से हैं? स्टीव जॉब्स को जो है सह संस्थापक कहा जाता है। किसका? आपका जो है एप्पल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां प्रश्न है, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? IBM 360 और 370 किस पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी, पहली, दूसरी या चौथी पीढ़ी?
किस पीढ़ी से संबंधित है? IBM 360, IBM 370। तो भैया IBM 360 और IBM 370 किसके हैं? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर है भैया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जहां एसेसरी जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट, सर्विस, केबल या यूएसबी? यूएसबी तो नहीं कहेंगे भैया। तो भैया वो जहां पर हम एसेसरी मतलब हमें माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है, तो ये कहां पर जोड़ेंगे? पोर्ट में जोड़ेंगे भैया। कहां पर जोड़ेंगे? आपका पोर्ट में। कहां पर जोड़ेंगे? पोर्ट में जोड़ेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? पोर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो भैया जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर ए ही होगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है भैया? सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? F5, F6, F7 या F8? किसके द्वारा हम, किस शॉर्टकट की के द्वारा हम क्या करेंगे? एमएस ऑफिस में स्पेलिंग चेक करेंगे। तो F7 दबा देना, आपकी स्पेलिंग चेक हो जाएगी। किसके द्वारा? F7। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है F7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन भाषा, क्वेश्चन नंबर 76, 76वां प्रश्न है, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट, SCL या LG ने? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किसने किया? 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 बताइए आंसर, A, B, C या फिर D? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किसने किया? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ? फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किसने किया? तो यह फोर्ट्रॉन भाषा आपकी IBM ने विकसित की थी। किसने आप विकसित की थी? आपकी IBM ने। ठीक, फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? IBM। अगला क्वेश्चन, डीबग से क्या तात्पर्य है? डीबग से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना, कंप्यूटर बंद होना, कंप्यूटर के अंदर कोई खराबी का आना, कंप्यूटर डिस्प्ले खराब होना। डीबग का क्या अर्थ है? तो भैया डीबग का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना। कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है, डीबग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर। कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना क्या कहलाता है? डीबग। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78, 78वां प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है? सिंगल लॉजिकल डाटाबेस जो कि लोकेशन में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटर कनेक्टेड होता है। फाइलों का लूज कनेक्शन जो कई लोकेशनों में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटर कनेक्टेड होता है। सिंगल लॉजिकल डाटाबेस जो एक लोकेशन तक सीमित होता है। फाइलों का लूज कलेक्शन जो एक लोकेशन तक सीमित होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है? निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस कौन सा है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या है? सिंगल लॉजिकल डाटाबेस जो लोकेशनों में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटर कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा? आपका ऑप्शन ए।
सिंगल लॉजिकल डाटाबेस जो कि लोकेशनों में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79, किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी? किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है वो क्या होगी? अब किसी के भीतर कोई चीज है तो भैया वो क्या होगी? सब होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब डायरेक्टरी कहेंगे। ठीक है, तो किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 80 है, टीसीपी और आईपी किसने बनाया था? टीसीपी और आईपी जो नेटवर्क है ये किसने बनाए थे? ऑप्शन ए आईबीएम द्वारा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा, एपीआरए द्वारा, नेशनल साइंस रिसर्च कॉर्पोरेशन द्वारा। तो भैया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा आपका आईसीपी और आईपी जो पहले नेटवर्क थे जो बनाए गए थे, किसके द्वारा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा। यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी समाप्त हो जाते हैं। अगला पार्ट है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान या फिर कहें यूपी जीके के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है 81वां प्रश्न है, यूपी जीके का पहला है, वैसे सेट का 81वां प्रश्न है। 81वां प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या मथुरा। तो भैया नागों का जो प्रधान केंद्र था वो क्या था? मथुरा था। अब देखो ऐसे याद रखो कि कृष्ण जी ने मथुरा में जो है नाग को हराया था, तो भैया वहां पर नागों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मथुरा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को, 10 मार्च 1948 को, 7 जनवरी 1947, 19 दिसंबर 1948 को कब किए गए थे गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर? तो यह गवर्नर जनरल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर 7 दिसंबर 1947 को क्या किए गए थे? हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को। जो उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल के द्वारा कब हस्ताक्षर किए थे? 7 दिसंबर 1947 को। 7 दिसंबर 1947 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से। ए होगा, बी होगा या सी होगा? क्या होगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992 में, 94 में, 95 या 1996? तो भैया उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1994 में, 1994। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। गोविंद वल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह या हेमवती नंदिनी बहुगुणा? तो भैया यहाँ पर जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो है व्यक्ति हैं कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह या हेमवती नंदन बहुगुणा? कौन जो है सबसे कम या फिर कहे अल्प समय तक जो है आपके जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे थे? तो भैया वो थे त्रिभुवन नारायण सिंह। सॉरी, त्रिभुवन नारायण सिंह जो है अल्प समय तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कौन? त्रिभुवन नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो भैया पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल
राज्यपाल करेगा। कौन करेगा भैया? राज्यपाल। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी राज्यपाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87। 87वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो यह स्थानीय स्वशासन का स्वायत्त शासन का जो ढांचा है वो कैसा? त्रिस्तरीय। पहले गांव आते हैं, फिर आपका जो है ब्लॉक आता है, फिर कौन आता है? जिला आता है। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ठीक है, तो स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय कैसा है? त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है भैया? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री को। किसे भैया उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो भैया वो है राज्यपाल को। किसे है भैया? राज्यपाल को। राज्यपाल को उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। किसे भैया? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89 है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इलाहाबाद में, मथुरा, अलीगढ़ या सारनाथ। अशोक द्वारा निर्मित आपका सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? अशोक द्वारा निर्मित जो आपका सिंह स्तंभ है वो कहां पर है? तो भैया वो है आपका सारनाथ के अंदर। कहां पर स्थित है? निर्मित जो आपका सिंह स्तंभ है, अशोक द्वारा निर्मित जो सिंह स्तंभ है वो कहां पर निर्मित किया गया था? आपका सारनाथ। सारनाथ के अंदर उत्तर प्रदेश में आपका जो राज चिन्ह रहा, भारत का राज चिन्ह, वो कहां पर है? सारनाथ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 90। 90वां प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1877, 1757, 1957, 1857। तो भैया हमें सबको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। कुछ जो आपके स्वतंत्रता सेनानी या फिर कहें जो सिपाही थे, उनने जो चर्बी लगे कारतूस को बैरकपुर में जो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो 1857 में जो है आपकी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? किस वर्ष में? 1937 में, 1935 में, 1856, 1961। कब जो है उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा? तो भैया 1937 में। 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। कब भैया? 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा? संयुक्त आपका संयुक्त प्रांत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? यहाँ पर सन होगा, किस सन में बना? उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? 27 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 6 दिसंबर 1950 या 21 मार्च 1947 को। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य कब बना था? तो भैया 26 जनवरी 1950 को बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना था। कब? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, 93वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो भैया महात्मा गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो भैया उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून गो या आयोग? उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? जिले का भैया सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? जिलाधिकारी, है ना। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा भैया? जिला अधिकारी होगा, जिलाधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन 95, प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल की,
विधान परिषद के, मुख्यमंत्री के या विधानसभा के? जो आपका उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होगी? तो भैया विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होगी मंत्री परिषद? उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन, पूरे उत्तर प्रदेश में को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 405, 450, 480 या 404? पूरे उत्तर प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 404। कितने? 404 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसे? आपका उत्तर प्रदेश को। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? 404 निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। कितना? 404। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर या गढ़मुक्तेश्वर? तो भैया सभी को पता है कि आपका जो महात्मा बुद्ध है या फिर कहें महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या फिर कहें निर्वाण या मृत्यु जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कहां पर हुई थी? कुशीनगर, जिसे पहले कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। जिसे पहले किसके नाम से जाना जाता था? कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भैया कब की गई थी? 1948 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 6 या 7? तो भैया वनों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। आज के सेट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में? इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी या लखनऊ? जो उत्तर प्रदेश का सूचना केंद्र है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो भैया वो है आपका लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। उत्तर प्रदेश के सूचना केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? आपका लखनऊ के अंदर। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको प्रिंटेड नोट्स हम दिखाने वाले हैं। देखिए हमारे कुछ कोर्स चलाए जा रहे हैं आप सभी के लिए। तो जो लोग बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपके देखो हमने ऑलरेडी बताया ब्रह्मास्त्र सेट पेपर के बारे में। इसका एक आपका हर डे का एक टारगेट है। जो आपके ब्रह्मास्त्र सेट पेपर है इनका पर डे का क्या है? टारगेट है। आपको एक टारगेट दिया जाएगा कि आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेट पेपर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 60 सेट पेपर मिलेंगे, जो 40 जो रहेंगे टॉपिक वाइज रहेंगे, 20 आपके फुल लेंथ रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रिंटेबल पीडीएफ रहने वाली है। मात्र 299 इसका प्राइस है, 299। ठीक, और साथ में साथ आपके जो प्रिंटेड नोट्स है ये भी हमने लॉन्च कर दिए हैं। आपका डिलीवरी स्टार्ट हो गई है मात्र 1500 में। 1500 में आपका कंप्लीट पीडीएफ सॉरी आपके प्रिंटेड नोट्स डिलीवरी चार्ज के साथ है। 1500 जो है डिलीवरी चार्ज के साथ है। समथिंग आपकी 1200 प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, 1200 रुपए। और आपकी जो है करीबन देखो 1200-1500 पेज है तो 1200 देखो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी ही आएगी, है ना। नॉर्मली हम खुद प्रिंट नहीं करते, इसको हम बाहर से प्रिंट करवाते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट आती है। और आपका करीबन 200 से 300 आपका जो है डिलीवरी चार्ज लग जाता है। ठीक है, हाँ अब क्लास डेली आएगी। ठीक है, तो आपका जो है 200 से 300 आपका प्रिंट नॉर्मली डिलीवरी चार्ज लग जाता है। तो लगभग आपका बिल्कुल भी कोई भी हम जो है इस पर आपका ये कहें कि कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर कहें आपका एक भी रुपया हम नहीं ले रहे हैं। इस पर सारा कुछ आपका प्रिंटिंग में जा रहा है, प्रिंटिंग में और आपको भेजने में। 1500 रुपये में कंप्लीट कृषि के जो नोट्स हैं आपको प्रिंटेड में उपलब्ध कराए जाएंगे आपके एड्रेस में, हार्ड कॉपी में, जिसका मात्र 1500 रुपये मूल्य है। जिसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आपका जो है एक बैच भी चल रहा है जो ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से है। ठीक है, या फिर कहें एजीटी का लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपकी जो स्टार्ट कर दी गई हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी आप जो है कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट की गई है।
कृषि प्राविधिक की यही जो बच्चे जैसे प्रिंटेड नोट्स नहीं लेना चाहते वो आपकी पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। तो मात्र आपको 499 में कहाँ पर जाना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, विजन एग्री एकेडमी के नाम से, वहां पर जाना है। चलिए मैं आपको नोट्स दिखाई दे रहा हूँ। तो पहले तो आप लोग बच्चों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो। कॉन्टेक्ट नंबर है 7880। कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो पहले तो बच्चों 7880497104। ये मेरा संपर्क है, ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। गुड नाइट नवीन सर के रवि यादव जी, गुड नाइट, ठीक है। तो ये आपके जो है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो है हम आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे नोट्स देखना चाहते हैं वो रुक जाएं और बाकी सब जा सकते हैं। पहले शुरुआत एग्रोनॉमी से ही करते हैं। ये नोट्स जो बनाए गए स्पेशली आपके एजीटीए को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप नॉर्मली कांटेक्ट कर लीजिए हमसे, है ना, ऐप पर विजिट कर लीजिए, वहां पर मिल जाएंगे। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान किसके लिए आपका, स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए 2024 उत्तर प्रदेश कृषि प्राविधिक सहायक। इसमें आपको 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। किसमें आपके सस्य विज्ञान में 1000 प्लस आपको जो है एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक। हिंदी माध्यम में पूरे नोट्स, इसमें हिंदी माध्यम में सारे नोट्स हैं आपके, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो सामान्य कृषि है जिसमें जनरल रहेगा आपका, फसलों का वर्गीकरण है, ठीक है, सस्य विज्ञान 44 से 158, फसल प्रणाली के प्रकार है, खेती के प्रकार, एकीकृत कृषि प्रणाली, शुष्क भूमि खेती, ठीक है, जैविक खेती, फसल उत्पादन प्रभावित करने वाले कारक, भू परिष्करण, बुआई की विधियां, सिंचाई व सिंचाई की विधियां, कृषि मौसम विज्ञान, कृषि जलवायु क्षेत्र, फसलों से संबंधित शब्दावली, फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है, ठीक। इसके बाद क्षेत्र फसलें चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, दलहनी फसलें चना, अरहर, मसूर, मटर, उर्द, और आपका जो है मूंग हो गया, तिलहनी फसलों मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिलवा, अलसी, नकदी फसलों में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, आलू। पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव ऐड किया हुआ है, मतलब हर एक चीज ऐड की हुई है आपको, ठीक। फाइबर क्रॉप में आपकी जैसे चारे वाले में, सॉरी पाउडर में बरसीम और आपका रिचका आ जाता है, मसाले वाली फसलें सौंफ, धनिया, जीरा, मेथी, हल्दी, अदरक, और उसके बाद है आपके 1000 प्रश्न है, जैसे मसाले वाली फसलों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सामान्य कृषि के प्रश्न, फसलों के वर्गीकरण के प्रश्न, अनाज फसलों के प्रश्न, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के, नकदी फसल, सस्य विज्ञान के 2 टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग इसमें आपके जो पेज है 362 पेज है केवल सस्य विज्ञान में, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इस तरह से आपका पूरा पैटर्न है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक। ऐसे ही आपके जो है एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन के नोट्स हैं। पूरा कृषि प्राविधिक को देखते हुए, ठीक है, जनवरी फरवरी तक एग्जाम होगा आपका, ठीक है, कृषि पर पूरा हिंदी माध्यम में है ये नोट्स, पशुपालन, और इसमें आपको सेरिकल्चर सारा कुछ लोगों ने क्या किया, 1-2 पेज में खत्म कर दिया, लेकिन पूरा डिस्क्रिप्टिव है, अच्छे से सारी चीजें कवर की है। इसलिए तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ कि भैया 65 में से 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है, गारंटेड कह रहा हूँ। 65 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन विजन एग्री एकेडमी कवर करने वाली है एजीटीए में, ठीक है। तो इतने ही हम दिखा पाएंगे फिलहाल के लिए, क्लास को हमें खत्म करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट एवरीवन।